दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं और आज के वीडियो में आपको टोटल 35 यानी क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 35 सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए आप सारे सवालों को ज़रूर देखें और उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए आज के पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखें तो पहला सवाल कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी औरतों की जो आरक्षण की व्यवस्था है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लोकसभा में, दूसरा करा है विधानसभा में, तीसरा करा है मंत्रिमंडल में, या चौथा करा है कि पंचायती राज संस्थाएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। तो हम यहाँ पे सही जवाब अगर आपको बताना चाहें तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो प्रमुख कारण नहीं पूछा जा रहा है, तो वैसे ऑप्शन को हमको निकालना है कि कौन प्रमुख कारण नहीं है। पहला करा ऑप्शन कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। तो देखिए ये तो प्रमुख कारण है ना, है, ये प्रमुख कारण है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे करा राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, ये भी आपका नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, ये भी है ना प्रमुख कारण है। आगे करा है क्योंकि हमको प्रमुख कारण नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब हम लोग देंगे। तीसरा पढ़ते हैं तो तीसरा करा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। तो अधिक से अधिक लोगों को यानी एक समूह में या सत्ता में जोड़ने के लिए, ये भी आपका क्या है प्रमुख कारण, ये भी है, ऑप्शन सी भी है। और चौथा अगर आप देखें तो कहता है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो देखिए ये जो है सत्ता में साझेदारी के लिए ये प्रमुख कारण आपका नहीं होगा, ठीक। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपसे सही पूछा जा रहा है तो आप सही जवाब यानी इसमें चुनेंगे, है ना। तो यानी यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देखें तो पहला ऑप्शन देखें तो कहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ये बात जो है गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो नेपाल सरकार यानी इस पे यानी अपना यानी सारी गतिविधियों पे नज़र रखती होगी, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे तो कहता है श्रीलंका राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार की गई। फिर यहाँ भी देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है, तो श्रीलंका सरकार जो होगी वो यहाँ इसकी सारी गतिविधि पे नज़र रखते होंगे। फिर तीसरा अगर देखेंगे तो कहता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ये भी देखिए बेल्जियम की यानी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, ये भी बात सही, ये भी बात गलत है, क्योंकि बेल्जियम की जो सरकार होगी वो भी सारी गतिविधि पर नज़र रखते होंगे। तीसरा यानी चौथा करा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। देखिए ये बात बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ अलग प्रकार की यानी व्यवस्था यानी अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले यानी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। अगर यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मार्टिन लूथर यानी किंग मार्टिन लूथर दिया है। दूसरा देखेंगे महात्मा गांधी दिया है। तीसरा दिया है कि ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलेंस, और चौथा यानी डी दे रखा है जेडी गुडी। तो आपको बताना है इसमें यानी निम्नलिखित व्यक्तियों में जो है लोकतंत्र में यानी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे यानी नहीं थे, तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जेड गुडी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यानी पांचवा सवाल कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में या बेल्जियम में। तो चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको ढूंढना है कि आपका सही आंसर कौन होगा। तो इसमें हम आपको बता दें कि सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी भारत में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सही लाभ के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, अस्थिरता एवं आंतरिक यानी कलह में बढ़ोतरी। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ मांग रहा है, यानी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए हमारा। और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन ए में क्या करा है कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। देखिए कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इसमें बढ़ेगा तो बताइए लाभ तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है आपको कि मतभेदों के मध्य है ना टकराव में कमी, यानी जो मतभेद होता है ना आंतरिक जो मतभेद होता है उसमें जो टकराव होता है इसमें अगर कमी की बात किया जाए है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। या फिर देखिए तीसरा कह रहा है आपको समुदायों के मध्य टकराव में कमी। यहाँ पे अगर देखें केवल आप ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे तो मतभेद के मध्य टकराव, यानी मतभेद किसके बीच हो रहा है ये आपको यानी कहने का मतलब पता नहीं चल रहा है। तीसरा अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो कह रहा है समुदायों के यानी मध्य टकराव में कमी, यानी एक समुदाय में जो टकराव होता है उसके बीच के यानी टकराव में अगर उसके बीच के टकराव में कमी आए तो ये लाभ है। या फिर डी करा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब, यानी कोई भी निर्णय लेने में यानी हम लोग समय लगाना। तो इसमें सही लाभ अगर देखें तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा, क्योंकि दो समुदायों के बीच जो टकराव आ रहा है अगर उसमें यानी कमी आ रहा है तो फिर हमें उससे लाभ मिल सकता है। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। यानी आप बेल्जियम के एक ऐसे शहर में स्कूल है जिस स्कूल में आप फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं, उसका नाम बताएंगे। ऑप्शन ए में देखेंगे तो दिया हुआ है वेलोनिया, दूसरा में देखेंगे तो ब्रूलेस, तीसरा में देखेंगे तो करा मर्चटम है यानी मर्चटम, और अगर डी देखेंगे तो यहाँ पे मॉन्स दे रखा है। तो आपको सही जवाब इसमें बताना है कि ऑप्शन यानी ए बी सी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको बता दें कि ऑप्शन आपका यानी सी सही आंसर होगा, यानी मर्चटम आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी किसे कहेंगे, यानी पटना को कहेंगे, दिल्ली को कहेंगे, मुंबई को कहेंगे या फिर चेन्नई को कहेंगे। तो हमारा सही आंसर मुंबई हो जाएगा। हम लोग मुंबई को यानी वित्तीय राजधानी कहते हैं, किसकी, तो दिल्ली की, यानी भारत की जो वित्तीय राजधानी होती है वो मुंबई होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो कहता है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी हमको पॉजिटिव यानी आंसर ढूंढना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शन पहला देखें तो कहता है बहुसंख्यक यानी सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास। तो देखिए किसी भी अगर आप बहुसंख्यक की अगर बात है यानी बहुत सारे यानी सिंहल भाषी जो हित के यानी लोग हैं उसे अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका यानी नेगेटिव आंसर आया, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। फिर आगे की ओर बढ़े तो कहता है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास। तो केवल और केवल आप अल्पसंख्यक की प्रभुत्व को आप कायम नहीं रख सकते, ये भी आपका नेगेटिव आंसर है। फिर सी में देखें तो कहता है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ये अगर देखें तो श्रीलंका में सत्ता साझेदारी से संबंधित है। यहाँ पे यानी अगर हमको पॉजिटिव भी ढूंढना है तो क्या चीज़, श्रीलंका में सत्ता जो है उसकी जो साझेदारी है उससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सही लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार की जो नीतियों द्वारा सिंहली यानी भाषा बहुसंख्यकों का जो वर्चस्व है उसको कायम रखने का यानी प्रयास, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर समुदायिक सरकार का गठन, यानी इसका जो अधिकार है
किस देश के नागरिक को मिला है कि आप अपने भाषा के आधार पर आप अपने समुदाय में सरकार को गठित कर सकते हैं? वो है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या फिर चिली। यानी इस 4 ऑप्शन ABCD में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन होगा। तो आपको सही आंसर बता दें, आपका यानी सही आंसर ऑप्शन C होगा, यानी बेल्जियम में यानी है बेल्जियम के सामुदायिक सरकार आपका गठन कर सकते हैं, वो भी भाषा के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का निम्नलिखित यानी व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? ये हम लोग पहले भी ये सवाल हम लोग देख चुके हैं, यानी ये प्रश्न जो है आपका यानी रिपीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी कहा जा रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? ये भी हमारा रिपीट हो गया। 1 मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन यानी रिपीट होता जा रहा है। हाँ, ये सवाल कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहले तो हम लोग ये देखे थे कि किस संस्था में यानी आरक्षित की गई है, तो उसका सही आंसर था पंचायती राज संस्था में। लेकिन इस बार आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी प्रतिशत यानी आरक्षित की गई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको यानी 33%, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष की, अप्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि भारत में जो लोकतंत्र की यानी व्यवस्था की गई है वो है अप्रत्यक्ष, क्योंकि आप जब वोट गिराने के लिए जाते हैं तो किसी को दिखाकर नहीं यानी आप क्या है अप्रत्यक्ष रूप से यानी डालते हैं। चलिए सही आंसर आपका ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर अगर बढ़ें तो अगला सवाल यानी सवाल नंबर 15 और कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी हमको पॉजिटिव लेना है। तो ऑप्शन पहला अगर देखेंगे तो कहता है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी भेदभाव को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये बात तो पॉजिटिव लग रहा है, बिल्कुल ये पॉजिटिव बात है, हमारा आंसर ये होना चाहिए। फिलहाल अगले यानी हम ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, ये हमारा सही आंसर लग रहा है, लेकिन अगले हम लोग ऑप्शन को भी पढ़ के समझ लेते हैं। कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि भारत में है ना अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग को कोई भी धर्म मनाने की यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। ये भी बात आपका यहाँ पे ऑप्शन C में देखेंगे तो कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की यानी आज़ादी, कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं देता है। अब आगे देखिए, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मनाने की बात यहाँ कही जा रही है, इसलिए हम ये इस संदर्भ में हम बोलें। फिर ऑप्शन D देखेंगे तो कहता है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। ये बात अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से ऑप्शन यानी आप अगर देखें तो यहाँ पे करा ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D, ये आपका पॉजिटिव आंसर लग रहा है, लेकिन ऑप्शन D जो है ये पॉजिटिव आंसर नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे करा कौन सा कथन सही नहीं है, अगर इस संदर्भ में पूछा जाए तो फिर ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा। जब आपको कहेगा ऑप्शन C यानी कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन A, C और D जो है ये आपको है ना पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, तो आप ऑप्शन B के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कह रहा है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देश में से किस एक देश में है? जाति के आधार पर पहला कह रहा है यहाँ पे नॉर्वे, दूसरा कह रहा है डेनमार्क, तीसरा कह रहा है स्वीडन और चौथा कह रहा है यहाँ पे भारत। तो बताइए यानी जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस एक देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत, यानी भारत आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले यानी सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? यानी आपको इसका जवाब देना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला कह रहा है स्त्रियाँ चार दीवारी में सिमट कर रह गई, दूसरा कह रहा है स्त्रियाँ आर्थिक रूप से विपन्न रह गई, और तीसरा कह रहा है कि स्त्रियां स्वतंत्र हो गई, और चौथा कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से है ना श्रम करने जैसे श्रम का मतलब यहाँ मजदूरी होगा, यानी काम यानी करने जैसी बीमारी से बच गई है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर इसको ढूंढे तो स्त्रियाँ जो है अगर देखा जाए तो चार दीवारी के अंदर जो है वो सिमट कर रह गई है। ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ कहता है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। तो
यानी यहाँ लैंगिक असमानता की बात करें यहाँ पे तो कौन सा आधार है, तो ऑप्शन पहला अगर देखें तो कहता है कि स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। फिर ऑप्शन अगर हम बी देखें तो कह रहा है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। और तीसरा पढ़े तो कह रहा है कि दोनों में साक्षरता दर। और डी की बात करें तो दोनों में आर्थिक आधार। इसमें से कौन सा सही आपका आंसर होगा ये हमको बताना है। तो देखिए अगर हम लैंगिक असमानता की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, स्त्री का ये काम है, ये पुरुष का काम, यानी ये रूढ़िवादी वाली बात हो जाती है, सामाजिक भूमिका इसमें निभाई जाती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगला सवाल है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्र या लोकतांत्रिक यानी व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। नेगेटिव सेंस में यानी आपसे पूछा जा रहा है, नेगेटिव हमको आंसर भी ढूंढना है। पहला कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी ये आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगर दूसरा देखें तो कह रहा है लोकतंत्र में विभाजन विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ये भी बात पॉजिटिव है क्योंकि हमको नेगेटिव ढूंढना है। कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी बात आपका पॉजिटिव लग रहा है। अगर डी के बारे में बात करें, कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। नहीं, ये आपकी बात जो है ये क्या है, नेगेटिव है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो कहता है कि निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है। इसमें से सही यानी पॉजिटिव ढूंढना है, नेगेटिव की बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव की यानी ढूंढना है। तो पहला अगर देखें तो कहता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भारत में ही होता है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बी की बात करें, कहता है सामाजिक विभेद पर राजनीतिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ये पड़ता है, सामाजिक विभेद पर राजनीतिक पर भी यानी प्रभाव पड़ता है ना। अगर हम ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो कह रहा है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। हाँ, ये बात पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की अलग पहचान बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आप देश के लिए कुछ करते हैं तो फिर आपकी पहचान अलग से मानी जाएगी। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोई पहचान यानी अगर आप देखें तो यानी देश के स्तर पर आपकी कोई पहचान नहीं होगी। तो ये आपकी पॉजिटिव लग रही है। फिलहाल के लिए इसको हम रख लेते हैं। अगर हम डी के बारे में बात करें, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होता है। ये बात जो होता है क्या है, सामाजिक विभेद हमेशा, देखिए हमेशा नहीं होता है, हमेशा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये भी नेगेटिव है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है, इसीलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, इसका ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नहीं, यानी आपको अनुच्छेद 17 में नहीं दिया गया, ये आपका नेगेटिव है। फिर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। हाँ, ये आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अगर अगला सवाल देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी निम्नलिखित में सही कथन कौन है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ढूंढना है। पहला देखें तो कहा जा रहा है कि बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होती है। ये बात शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, अगर रिपीट भी हो गया तो फिर भी हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, या फिर आप इसे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है। ये भी क्वेश्चन हमारा शायद यानी रिपीट हुआ, अगर रिपीट नहीं हुआ तो एक बार इसको इस बार हम इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, कह निम्नलिखित में किस देश में धार्मिक बोला है, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर करा विखंडन का सामना करना पड़ा है। ऑप्शन ए का है बेल्जियम, दूसरा करा है भारत, तीसरा करा है
लाविया और तीसरा करा है नीदरलैंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये क्वेश्चन पीछे हम नहीं कर चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है, यानी युगोस्लाविया जो है, ये जो देश है, ये देश जो है धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन हुआ था, यानी टूटा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो यानी यहाँ पे हमको सही यानी पॉजिटिव आंसर हमको ढूंढना है, पॉजिटिव आंसर हम यहाँ इसमें ढूंढेंगे। ठीक, तो पहला कह रहा है कि अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, दूसरा कह बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की उपेक्षा, तीसरा कह रहा है कि संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान, और डी कह रहा है कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुभाषकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो ये हम पीछे वाली क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो धर्म है ना को समुदाय का प्रमुख आधार मानता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। निसंप्रदायिक कहलाएगा, जातिवादी कहलाएगा, आदर्शवादी कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है ना किसी धर्म को है ना मुख्य आधार मानता है, तो उसे हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। पढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क माताधिकार यानी माँ का दर्जा ये यानी कब दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माताधिकार कब मिला, यानी कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। तो ऑप्शन है आपका 1918, 1919, 1995 और 1928। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1918, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा 1918। अगले सवाल की ओर बढ़ें। आगे कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, यानी 15वीं लोकसभा में, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, यानी 10.68%, 15%, 33% और 50%। तो आपको बता दें कि 15वीं लोकसभा में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, 16वीं, इस बार 15वीं पूछी थी, इस बार 16वीं। तो इसमें कितना है, तो इसमें आपको यानी आपको दिया गया है यानी 65%। तो देख लीजिए 65% आपका किस ऑप्शन में, डी में है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो कर रहा है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। तो जो महिलाओं को प्रश्रय देता है वो क्या कहलाएगा, यानी आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 सांप्रदायिक, 2 नारीवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर थी। कितनी महिला जो थी वो पढ़ी लिखी थी, ये पूछा जा रहा है, साक्षर की बात की जा रही है। तो 2011 की ना जनगणना के अनुसार, तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार यानी भारत में महिलाएं का जो साक्षरता यानी दर था, रेट था, वो था यानी 64.6%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण दी गई है। तो ये प्रश्न हम पीछे भी किए थे, यानी 33%। तो आपको याद रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो भी हो, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे बी है, तो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। और अगला प्रश्न है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था, यानी महात्मा गांधी ने कहा था, या बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या जगजीवन राम ने कहा था। तो इसका सही यानी आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। इन्होंने कहा था ये सारे चीज़ तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की जो तिलांजलि है वो नहीं दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो ये बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यानी बी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। और ऑप्शन आपके सामने ए बी सी।
तो इसमें हम आपको बता दें कि 2000 अगर हम 6 की बात करें तो महिलाओं की जो थी भागीदारी इसमें 50% थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले और आखिरी सवाल की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, कब किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी, डी। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी 1975 की बात है तो 1975 आपका सही जवाब होगा और ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।